एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डीयू के द्वारा जो एमफिल का फॉर्म निकाला जाता है, एमफिल का जो एग्ज़ाम होता है उसके सैम्पल पेपर उस साइट पे अवेलेबल हैं। सो आप में से एक बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट तनु राय के द्वारा मुझे ये पेपर भेजा गया था मेरी ईमेल आईडी पे। सो उन्होंने कहा कि मैं इस पेपर को एक्सप्लेन करूं और इसे अपलोड करूं। सो आज हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। सो देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर भी साथ में दिए हुए हैं। सो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। चलो तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पदाश्रित गीति कौन सी है। पदाश्रित आप जानते हो कि गीतियाँ दो प्रकार की हैं, स्वराश्रित और पदाश्रित। सो अगर हम बात करते हैं स्वराश्रित गीति की तो कौन सी हैं, देखो एक तो है शुद्धा, वेट मिनट, तो सेकंड है स्वराश्रित गीति में, सेकंड है भिन्ना, है ना। फर्स्ट है शुद्धा, देन सेकंड भिन्ना, देन है गौड़ी, शुद्धा भिन्ना गौड़ी। नेक्स्ट है बेसरा, अभी मैं स्वराश्रित गीतियों की बात कर रही हूँ, और एक है इसमें साधारणी। ओके, ये पांच जो हैं ये स्वराश्रित गीतियाँ हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा एंड साधारणी। तो अगर हम बात करते हैं पदाश्रित गीति की, तो पदाश्रित गीतियाँ चार हैं। पदाश्रित गीति कितनी हैं? चार। और ये कौन सी हैं? मागधी, मागधी, फिर आती है अर्धमागधी, अर्ध मागधी, फिर आती है संभाविता, संभाविता, और फिर आती है प्रथुला। ऐसे करके ये पदाश्रित गीति हैं चार। ठीक है, चार पदाश्रित गीति हैं और स्वराश्रित कितनी हैं? पांच। सो अब हमें इसमें से देखना है कि इसमें से पदाश्रित गीति कौन सी है। सो यहाँ पे आपका सही उत्तर है मागधी। जैसा मैंने आपको बताया, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता एंड प्रथुला। मागधी कौन सी गीति होती है? मागधी वह है जिसमें कि दो गुरु की, जो गुरु जो साइन होता है उसकी 3 बार आवृत्ति होती है, यानी 3 बार ये गुरु बोला जाता है। ओके, सो जहाँ पे दो गुरु की 3 आवृत्ति हो तो वो कौन सी गीति होगी? मागधी, और आएगी किसके अंतर्गत? पदाश्रित गीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंकटमुखी ने कौन सी पद्धति की रचना की। सो मेल पद्धति थी। ठीक है, ये तो आप मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो बेसिक एक तरह से मैं कह सकती हूँ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो आंसर है आपका ये है मेल पद्धति, क्योंकि देखो अलग अलग विद्वानों ने क्या था, अपने अपने मेल अपने अकॉर्डिंग माने। जैसे कुछ विद्वानों ने तो 12 माना कि 12 मेल हैं, कुछ ने कहा कि 19 मेल हैं, लेकिन जो व्यंकटमुखी जी थे इन्होंने कहा कि 72 मेल हैं। अब ये विद्वानों के ऊपर था कि किस तरह से अपने शोध को कर रहे हैं या किस तरह से वो संगीत को आत्मसात कर रहे हैं। सो उसके अनुसार उन्होंने मेल की संख्या मानी। सो जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में है उसमें हम 10 थाट मानते हैं। मेल का मतलब थाट ही तो है ना। थाट को ही तो क्या कहते हैं? मेल। थाट इक्विवेलेंट टू मेल। सो दक्षिण पद्धति में हम क्या देते हैं? मेल। और अगर हम करते हैं उत्तर भारतीय की बात तो ये हो जाता है थाट। सो इनका जो थी वो पद्धति थी मेल पद्धति। सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है थर्ड। मुगल काल में वाद्य वृंद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ करता था? मुगल काल में कौन सा शब्द प्रयोग होता था? सो योर राइट आंसर इज नौबत। नौबत इसलिए क्योंकि देखो तूरे तो हम वैदिक काल में चले गए। ओके, दमाना, दमाना या दमना जो भी शब्द है, कानून का मतलब एक लीगल हम कह सकते हैं, एक लॉ, तो इसका मतलब तो है नहीं। सो नौबत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाउल लोकगीत संबंधित है, तो जो भी पश्चिम बंगाल से हैं, और अगर आपने रविंद्र संगीत के बारे में पढ़ा है तो आप इससे बहुत अच्छी तरह प्रचलित होंगे। जो बाउल वहाँ का फोक म्यूज़िक है, और बाउल वहाँ पे जैसे कह सकते हैं हम जो बहुत साधारण से लोग हैं जिन्हें कि संगीत के कोई नियमों से कोई मतलब नहीं है कि शास्त्रीय संगीत का क्या नियम होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ अ फोक म्यूज़िक। सो बाउल जो है कहाँ से संबंधित है? सही उत्तर होगा आपका बंगाल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध योजना किसके पश्चात की जाती है? शोध योजना किसके बाद की जाती है? आंसर आपको दिया हुआ है हाइपोथेसिस। देखो क्या होता है कि जब हम कोई अपना रिसर्च सोचते हैं तो उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना चाहती हूँ कि एक सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, अब हाउ टू मेक सिनॉप्सिस, ओके। और हाइपोथेसिस वगैरह ये होता क्या है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। सो जब भी हम कोई शोध करना चाहते हैं तो हम एक परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना में क्या होता है कि हमें किस प्रकार से अपने शोध को कंडक्ट करना है। हम क्या तो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, हम क्या मतलब उसमें क्या हम साक्षात्कार देंगे कि हम प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे, हमारे क्या उद्देश्य होंगे, उसके लिए हमारी क्या समस्या आ सकती हैं, हम उन समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, हम उस शोध को आगे कैसे ले जाएंगे। अगर कोई बीच में समस्या आ जाती है तो क्या हमारे पास कोई और भी उपाय होगा कि हम उसे कन्वर्ट कर सकें किसी और शोध में। सो ये सब जो है परिकल्पना के तौर पे आता है, हाइपोथेसिस जैसे हम कहते हैं। मतलब शोध से पहले सारी चीज़ें एक बार माइंड में मेकअप करना, सोचना, उन पर विचारना, और उस परिकल्पना के बाद फिर शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है, शोध योजना बनाते हैं। अब जैसे परिकल्पना में हमारे पास सब चीज़ें हो गई, हमें उसके प्लस पॉइंट भी मिल गए, हमें उसके प्लस पॉइंट भी मिल गए और हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मिल गए। अब हमें क्या करना है कि हमें उसके प्लस पॉइंट्स पे काम करना है और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना है, ओके। सो शोध योजना हमेशा हाइपोथेसिस के बाद ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाद के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेक्चर 1 है वो यूनिट 1 का। और नाद की तीव्रता है ना, इसके ये गुण होते हैं जो नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन यानी तीव्रता है ना, और थर्ड है नाद का गुण, नाद का गुण जिसके आधार पर नाद पहचाना जाता है। सो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसीद खानी गत किस मात्रा से आरंभ होती है? सो मसीद खानी गत इज बेसिकली फ्रॉम सितार, सितार पे बजाई जाती है गत। तो देखो जब मसीद खानी गत है, पहली बात तो ये जान लो कि इसका आविष्कार किसने किया था? मसीद खान साहब ने, मसीद खान साहब ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है इसे मसीद खानी शैली भी कहते हैं। फिर इसमें मिज़राब के निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है, मतलब मिज़राब से बजाते हैं तो सब जानते हैं। सो मिज़राब के द्वारा इसमें दिरदा दिरदा रादा दारा, क्योंकि मैं वोकल से हूँ, सितार के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये थ्योरी में हम पढ़ते हैं। सो इसको ये जो बोल हैं 8 मात्रा के, इन्हीं को हम 2 बार बजाते हैं और 16 मात्राएं इन्हें पूरी की जाती है, ठीक है। 12वीं मात्रा से ये शुरू करते हैं, जैसे कि ख्याल में हम कोई भी बंदिश शुरू करते हैं तो ऐसा होता है ना कि खाली से शुरू है, कि भरी से शुरू है, कि सम से शुरू है। सो इस प्रकार जो ये मसीद खानी गत है ये शुरू होती है 12वीं मात्रा से, ओके। सो 12वीं मात्रा से शुरू करके ये 8 बोल 2 बार बोल के और इस गत को बजाया जाता है। नेक्स्ट, शोध कार्यों के संदर्भ की सूची में वही का क्या अर्थ है? शोध कार्यों के संदर्भ की सूची में वही का क्या अर्थ है? मतलब जैसे कहीं लिख दिया कि वही, वही मतलब पहले की चीज़ होगी ना डेफिनेटली कोई, कि पहले का ऐसा इसमें क्या दिया है जो इससे संबंधित है। तो यह आपका सही उत्तर है तुरंत पहले संदर्भ की पुनरावृत्ति होना। देखो जैसे मैंने कोई सेंटेंस दिया, जैसे मैंने कोई यहाँ पे सेंटेंस लिखा, अब मुझे दोबारा से यहाँ पे कुछ उसके बारे में ही लिखना है जो इसी से रिलेटेड है, जो इसी से रिलेटेड है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूंगी वही। जैसे इसका प्रयोग क्या होता है, संदर्भ ग्रंथ जब हम संदर्भ ग्रंथ तो नहीं लेकिन फुटनोट्स देते हैं, फुटनोट्स का प्रयोग जब हम करते हैं, फुटनोट्स किसी बुक के पेज के नीचे, वेट अ मिनट, देखो जैसे ये बुक का पेज है ना, इस बुक के पेज के नीचे ऐसे करके एक बुक का नाम लिखा रहता है ना, यहाँ पे ऐसे बुक का नाम लिखा रहता है, ये फुटनोट्स कहलाते हैं। मतलब हमने कहाँ से लिए तो हम ये बताते हैं उसे कि संदर्भ हमारा कहाँ से है। सो
यही जो है, अब पहले जैसे मैंने बुक का नाम लिख दिया कि ये नाट्यशास्त्र से लिया गया है, अब दोबारा जो आएगा यहाँ भी यही है कि नाट्यशास्त्र से लिया है, तो मैं इसे ये नहीं लिखूँगी, मैं क्या लिखूँगी इसे वही, यानी वही मतलब जो ठीक इसके पहले का आया है वही इसकी पुनरावृत्ति सेकंड में हो रही है। सो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि शोध कार्यों में संदर्भों की सूची में वही का क्या अर्थ है, वही का अर्थ है जो ठीक पहले जो आया है सेंटेंस वही सेकंड में यूज किया गया है। शारंगदेव के अनुसार जाति के कितने लक्षण हैं? सो शारंगदेव जी के अनुसार जाति के लक्षण हैं टोटल 13। तो देखो बेसिकली तो जो जाति के लक्षण हैं वो टोटल थे 10। जाति के कितने लक्षण थे? 10, लेकिन शारंगदेव जी ने 13 माने, तो इन्होंने क्या किया, अपने 3 और जोड़ दिए। 3 कौन से थे? संन्यास, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, अंतर्मार्ग। इस प्रकार इन्होंने 3 लक्षण और जोड़ दिए, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, तो कितने हो गए? 13। शारंगदेव जी के कितने लक्षण हैं? 13। और अगर हम बात करते हैं जातियों के लक्षण की तो आएंगे 10 लक्षण। ठीक है, अगर टोटल हम बात करेंगे तो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडत्व, औडत्व, मंद्र और तार। लेकिन जब शारंगदेव जी की बात करते हैं तो संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग मिला के टोटल 13 लक्षण। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि संगीत पारिजात में कितने प्रकार के गमकों का उल्लेख किया गया है? आंसर यहाँ दिया हुआ है, आंसर है आपका 20, यानी 20 प्रकार की गमक संगीत पारिजात में बताई गई हैं। संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, संगीत पारिजात किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आता है ताल के कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। तो ये जो ताल के 10 प्राण है ना, इसे एकदम से रट लो, जैसे 10 लक्षण जो है ना, जैसे काल है, मार्ग, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। ये हैं टोटल काल ताल के 10 प्राण। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताल के 10 प्राण, खासकर जो परक्यूशन से हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें से जैसे इसमें से देखो यति है और क्रिया है, इसके अलावा लय है, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अंग है, इनमें से ज़रूर से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लो। नेक्स्ट है, भरत ने वादन क्रिया की कितनी धातु बताई हैं? वादन क्रिया की 4 धातु बताई हैं। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वादन क्रिया हैव बीन डिस्कस्ड बाय भरत। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इन्होंने वादन क्रिया का ये जो चर्चा की है, इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने कितने प्रकार के वाद्य बताए, जैसे तत्, अवनद्ध, घन और सुषिर। इस प्रकार ये इन्होंने 4 वाद्य जो बताए हैं। तो मुझे लगता है कि यही चारों वाद्यों का इसका अर्थ ये क्वेश्चन से निकल रहा है, लेकिन कई बार होता है कि एस्पायरेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ कर दिया जाता है। सो यहाँ कितनी धातु बताई गई हैं? 4, और मेरे ख्याल से वहाँ पे अवनद्ध, तत्वाद, अवनद्ध, घन और सुषिरवादी होना चाहिए। फिर संगीत रत्नाकर में कितने स्वरों का वर्णन है? करेक्ट आंसर है आपका 19। संगीत रत्नाकर में कितने स्वरों का वर्णन है? 19 स्वरों का वहाँ पे वर्णन है। नारद ने वाद्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन है यहाँ पे 2, 5, 3, 4, आंसर इज 3 अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मालकोश राग के थाट को चिन्हित करना है। मालकोश राग का जो थाट आपको बताना है, ये राग किस थाट के अंतर्गत आता है? सो राग मालकोंस जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भैरवी। भैरवी गायन समय है, आपके मालकोंस राग का गायन समय है रात्रि का तृतीय प्रहर,
और मालकौंस राग का वादी है मध्यम, और आपका संवादी है षडज यानी सा। और इसमें जो वर्जित स्वर हैं, वर्जित स्वर कौन से हैं? रे और ऋषभ और पंचम। ओके, रे और प इसमें वर्जित स्वर हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं विकृत स्वरों की, तो विकृत स्वर हैं इसमें गंधार, धैवत और निषाद। ये जो स्वर हैं ये इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं, तो ये विकृत स्वर की श्रेणी में आ जाता है। साथ ही इस राग की जो जाति है वो क्या है? ओडव। ओडव मतलब क्या हुआ? आरोह में भी कितने स्वर? 5। आरोह में 5 और अवरोह में भी 5 स्वर, तो जाति हो गई ओडव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली खां के घराने का नाम चिन्हित कीजिए। मुश्ताक अली खां साहब सेनिया घराने से संबंधित हैं। कौन सा ग्रंथ सप्त अध्यायी के नाम से जाना जाता है? ये तो वर्ल्ड फेमस है क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर। इसे हम सप्ताध्यायी भी कहते हैं। जैसे इसमें मैं बताती हूँ, इसमें देखो जैसे है इसमें स्वरगताध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रबंधाध्याय, नर्तनाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय, है ना। इस प्रकार के ये 7 इसमें अध्याय हैं, और संगीत रत्नाकर इसलिए सप्त अध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 ग्राम राग किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं मतंग ने। आंसर है यहाँ पे मतंग। पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों के प्रयोग को कहते हैं हार्मनी। क्या कहते हैं? हार्मनी। और जो हमारा भारतीय संगीत है वो किस पर आधारित है? मेलोडी पर। जो पाश्चात्य संगीत है वो हार्मनी पर है और हमारा संगीत मेलोडी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का तिल्लाना किस हिंदुस्तानी संगीत विधा के समकक्ष है? सो आप जानते हैं तराना। तराना क्या है? जिसमें कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक मतलब संधि नहीं कर रहे हैं हम, निरर्थक। ओके, निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। तोम, तनना, देरेना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो एक दक्षिण भारतीय संगीत में जो पद्धति से मतलब एक गायन शैली है, सो वो क्या है? तिल्लाना। और तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के समान है। नेक्स्ट है किसने 120 देशी तालों की रचना की? 120 देशी ताल रची गई थी पंडित शारंगदेव जी के द्वारा। किस गायन शैली में खटके, मुर्की और तान का प्रयोग नहीं होता? सो ध्रुपद में। देखो आंसर है यहाँ पे ध्रुपद। ध्रुपद में क्योंकि हम गमक का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि गंभीरता है ध्रुपद में। क्या है? गंभीरता। और प्राचीन काल से ही ध्रुपद चला आ रहा है ना। पहले तो प्रबंध थे ना पहले। प्रबंध के बाद जो एक विस्तृत मतलब हम कह सकते हैं इसका जो रूप आया वो ध्रुपद के रूप में आया। गंभीरता थी इसमें। और ये भी कहते थे कि जो ध्रुपद है वो मुख्यतः पुरुषों के लिए बनाया गया है। ध्रुपद जो है मुख्यतः पुरुषों के लिए, क्योंकि इसमें गंभीरता थी, आवाज़, भारी आवाज़ इसमें चाहिए होती थी। लेकिन हाँ, बहुत सारे हमारी महिला संगीतज्ञ भी हैं जो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति देती हैं ध्रुपद की। लेकिन बेसिक यही था कि ध्रुपद को पुरुषों का एक तरह से डोमिनेंस उसमें मानी जाती है। ठीक है, तो ध्रुपद उसमें गंभीरता है, तो उसमें हम खटका नहीं करेंगे, मुर्की का प्रयोग नहीं करेंगे, तान का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड ध्रुपद। फिर है कौन सी वीणा में सर्वप्रथम पर्दों का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ आपका सही उत्तर है किन्नरी वीणा। देखो पर्दे क्या होते हैं, जैसे ये सितार है, मैं यहाँ पे उन एस्पायरेंट्स को बता रही हूँ जो वोकल से हैं या तबले से हैं या जिन्होंने अभी तक सितार नहीं देखा है कि होता क्या है। देखो ये सितार का एक तरह से मतलब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है ना। सो ये क्या है? ये पर्दे हैं। पर्दे का क्या मतलब होता है कि स्वर को, अब जैसे इनके बीच में जब हम तार को बजाएंगे ना, जब इस चीज़ के बीच में हम तार को बजाएंगे तो उससे स्वर निकलेगा। अब हमें अगर किसी स्वर को, जैसे रे है,
रे को हमें कोमल करना है तो हम इस पर्दे को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो स्वर इससे कोमल हो जाएगा। ऐसे ही अगर माँ को हमें तीव्र बजाना है तो हमें इसे पर्दे को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो पहले जैसे जो वाद्य होते थे उसमें पर्दे नहीं होते थे। अब जब पर्दे नहीं होंगे तो फिर स्वर कैसे बजाएंगे, मतलब एक ही तार पे अगर हमें स्वर को ऊपर नीचे करना है तो हम कैसे बजाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई वाद्य ऐसा है जिसमें कि पर्दे नहीं हैं तो यानी उस वाद्य पे कम से कम 4 से 5 तार होंगे, 6 तार होंगे, तभी तो अलग अलग तार पे अलग अलग स्वर बजाया जाएगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले किन्नरी वीणा में पर्दों का प्रयोग प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किस शैली में लिखा गया है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि गीत गोविंद किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। दूसरी बात, इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है, तो वो किसने किया है और उसका क्या नाम है, ये मुझे पता करके ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चले कि वीडियो को पूरा आप देखते हो सीरियसली या नहीं। सो ये प्रबंध की शैली में लिखा गया है और इसमें बहुत सारे प्रबंध प्राप्त होते हैं। सादरा किस ताल में गाया जाता है, सादरा झपताल में गाया जाता है। सही आंसर क्या है, झपताल। कौन सा हिंदुस्तानी राग मोहनम के समक्ष है, यानी दक्षिण भारतीय संगीत में जो राग है मोहनम, उसी को हम उत्तर भारत में क्या कहते हैं। देखो दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे राग हैं जो कि उत्तर भारत के संगीत से मैच करते हैं। अब कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनके स्वर सेम हैं, जिनके स्वर सेम हैं लेकिन नाम अलग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम अलग हैं, मतलब स्वर भी सेम है और नाम भी सेम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नाम तो अलग हैं लेकिन नाम सेम है लेकिन उसके स्वर अलग गाए जाते हैं। इसी प्रकार की एक श्रेणी है मोहनम। मोहनम जो है ये भूपाली राग के समान है, यानी दक्षिण भारत में भूपाली राग को क्या कहते हैं, मोहनम। कौन सा भाव रस में परिवर्तित होता है, स्थाई भाव। स्थाई भाव ही तो होगा ना। स्थाई भाव कितने बताए गए हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। स्थाई भाव है, देखो 8 रस बताए हैं, किसने, भरत ने। भरत के अनुसार 8 रस हैं। 9 रस किसने बताए हैं, अभिनव गुप्त ने। मैं बहुत बार इसकी चर्चा कर चुकी हूँ पहले ही। अभिनव गुप्त ने 9 रस बताए हैं। अब जो 9वां रस है वो कौन सा है, शांत रस। यानी भरत ने अपने ग्रंथ में, अपने नाट्यशास्त्र में केवल 8 रस बताए थे और उसमें शांत रस की चर्चा नहीं की थी। सो इन्होंने, अभिनव गुप्त ने एक शांत रस भी जोड़ा और टोटल कितने हो गए, 9। ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है कि स्थाई रस मतलब स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या होता है, जो बहुत समय तक रहे। रस में वही तो परिवर्तित होगा। जैसे देखो जैसे हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, जैसे हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, है ना। श्रृंगार रस बहुत मूवी मतलब बंदिशों में प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस के ऊपर बहुत बंदिशें होती हैं। सो बेसिकली जो श्रृंगार रस है तो इसका स्थाई भाव कौन सा है, रति। जो चीज़ ज़्यादा देर तक रहेगी वही तो आगे रस में कन्वर्ट होगी। जैसे कोई आदमी बहुत दुखी है ना, बहुत दुखी है, तो वही आगे चलकर वो रस बन जाएगा। कोई को डर लग रहा है और बहुत टाइम तक वो डरता रहता है, वही आगे चल के एक रस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्थाई भाव जो बहुत समय तक रहता है वही आगे चलकर रस में परिवर्तित हो जाता है। फिर है क्वेश्चन है कि विद्वानों द्वारा कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया है। विद्वानों द्वारा कितनी गीतियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ आपका देखो, यहाँ आपके देखो 2 ऑप्शन दिए हैं, है ना। एक तो है 5 गीति और एक है 4। अब ये किस हिसाब से दिए हैं, देखो अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वैसे तो आंसर होना चाहिए था आपका 2, क्योंकि एक तो होती है स्वराश्रित जो स्वरों पर आधारित है ना, एक होती है पदाश्रित जो पदों पर आधारित है। अब अगर हम बात करते हैं स्वराश्रित की, तो जैसे मैंने कि आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, तो स्वराश्रित गीति कितनी है, 5। पदाश्रित कितनी है, 4। तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। 3 होने का कोई मतलब नहीं होता, 6 होने का भी कोई मतलब नहीं होता, तो 5 या फिर 4। अब वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 2, ओके, लेकिन यहाँ 5 और 4 दिया है, तो इनमें से एक आंसर इसमें सही हो सकता है। सो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्वराश्रित कितनी है, 5। पदाश्रित कितनी है, 4।
षडज, मध्यम एवं गंधार ग्राम की कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? करेक्ट आंसर है आपका 21। कैसे? 7 हो गई षडज की, 7 ही आपकी मध्यम ग्राम की, और 7 ही आपकी गंधर्व ग्राम की। 7 मूर्छनाएं होती है ना। सो गंधर्व ग्राम तो कहते हैं कि ये तो गंधर्व लोक में गाया बजाया जाता है, पृथ्वी लोक पर ये गाया बजाया ही नहीं जाता। सो ये तो हम हटा ही देते हैं। फिर बचते हैं षडज और मध्यम, तो इस प्रकार हो गई 14 मूर्छनाएं। लेकिन जब हम गंधर्व ग्राम को भी इसमें जोड़ते हैं तो टोटल 7 गुणा 3 यानी 21 मूर्छनाएं आपकी टोटल मानी जाती हैं। मांड किस गायन शैली से संबंधित है? मांड जो है वो आपका राजस्थान से संबंधित है। सही उत्तर है राजस्थान। और राजस्थान का जो मांड जो गायन शैली है बहुत बहुत फेमस है, बहुत मीठी। और जब उसमें कोई स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी को लेके उसमें गाना निबद्ध किया जाता है, गीत को, बहुत सुंदर लगता है। सो आप अगर कभी मौका मिले तो मांड को ज़रूर सुनिएगा। सही आंसर है यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राग विज्ञान के रचयिता कौन है? राग विज्ञान लिखी गई है विनायक पटवर्धन जी के द्वारा। और राग विज्ञान के कई भाग हैं, एक भाग नहीं है, कई भाग हैं राग विज्ञान के। टोटल एग्जैक्ट तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है कितने इसके भाग हैं, लेकिन हाँ मैंने अपनी लाइब्रेरी में इसके कई भाग देखे हैं। सो राग विज्ञान के कई भाग हैं और लिखी गई है विनायक राव पटवर्धन, जिन्हें वी पटवर्धन के नाम से भी VR पटवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है रजा खानी गत दूसरे किस नाम से भी जानी जाती है? तो देखो ये जो रजा खानी गत है ना, इसको पहली बात तो लखनऊ बाज कहते हैं। लखनऊ बाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित हुई। ओके। फिर दूसरी बात, जौनपुर के, जो जौनपुर है यूपी में, तो जौनपुर के रजा खां साहब के द्वारा इस शैली को आविष्कार किया गया। सो इसमें क्या होता है, जो रजा खानी गत है इसमें द्रुत लय में तोड़े बजाए जाते हैं। द्रुत लय में, जैसे हम कहते हैं ना मसीह खानी, ये विलंबित लय की है, और रजा खानी गत जो है वो द्रुत लय से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्रुत लय की जो गत है वो कौन सी है? तो द्रुत लय में इसमें तोड़े बजाए जाते हैं, गत बजाई जाती हैं, तोड़े और गत बजाई जाती हैं। साथ ही सितार वादन में मैंने आपको बताया था कि त्रिमूर्ति कौन है, उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। पाश्चात्य संगीत में कौन सी स्वरलिपि का प्रयोग किया जाता है? देखो यहाँ दिया हुआ है स्टाफ नोटेशन। इसमें जो चीफ्स थी, एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, है ना। तो इन्होंने अपने जो मैथ्स के साइन होते थे उसके अकॉर्डिंग एक नोटेशन की एक पद्धति बना दी। न्यूम्स और स्टाफ और सोल्फा। सोल्फा तो डो रे मी फा सोल ला सी कहते हैं ना, डो रे मी फा ऐसे करके जो 7 स्वर थे। तो सबसे एंड में तक क्या हुआ कि जो इतनी सारी पद्धतियाँ आई उनमें हर एक में कोई ना कोई समस्या थी। सो इसे लिखने में, यानी गीतों को लिपिबद्ध करने में बहुत समस्या होती थी। सो इन्होंने स्टाफ नोटेशन की रचना की। स्टाफ नोटेशन में क्या होता है, जैसे ऐसे लाइंस होती हैं, है ना, और लाइंस होती हैं ऐसे, और इनमें जैसे क्रोशे है, मिनिम, क्वेवर, सेमी क्वेवर, हेमीडेमी, सेमी क्वेवर, इस प्रकार के इनके साइंस होते हैं। एक्सीडेंटल सिग्नेचर, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। षडजग्राम की मूर्छना को चिन्हित करना है। षडजग्राम की मूर्छना टोटल कितनी मूर्छनाएं हैं षडजग्राम में? 7। और ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 7 मूर्छनाएं जो तीनों ग्राम है उनकी, यानी टोटल 21 मूर्छनाएं हैं और उन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका सही उत्तर है उत्तर मंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंघन और अभ्यास, इन शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? बहुत्व में। कैसे? अलंघन का मतलब होता है जिससे कि हमें लांघना नहीं है। देखो अलंघन का मतलब होता है कि जिसे हमें लांघना नहीं है, स्किप नहीं करना, ओके, सीधे ले जाना है। अभ्यास यानी जिस स्वर को, मतलब किस जो भी हम बंदिश गा रहे हैं या जो राग गा रहे हैं उसमें उस स्वर का स्पेशली रुक रुक के उसको और दिखाया जाएगा, उसे और ज़्यादा प्रदर्शित किया जाएगा, अभ्यास उस पर दिखाया जाएगा।
सो ये किस में आएगी? बहुत्व में। बहुत्व यानी बहुत बहुत तरह से उसे दिखाना, उसे पेश करना। सो ये बहुत्व में आते हैं। लेकिन जब आता उल्लंघन और अभ्यास, अगर आता लंघन और अनभ्यास, यानी लांघना है, स्किप करना है और उस पर अभ्यास नहीं करना, मतलब हमें उसको ज़्यादा नहीं दिखाना, सो किस में आता है? वो अल्पत्व में। फिर आता है कि कौन सी गायन शैली में प्रबंध के 4 अंगों का प्रयोग होता है? दिस इज चतुरंग। चतुरंग यानी 4 रंग, 4 रंगों का प्रदर्शन यानी चतुरंग। प्राचीन विद्वानों द्वारा श्रुति को कौन सी संख्या की श्रुति पर मध्यम को स्थापित किया गया है? सो 13वीं श्रुति पर उन्होंने मध्यम को स्थापित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नत्थन पीर बख्श किस घराने से संबंधित हैं? ये ग्वालियर घराने से संबंधित है नत्थन पीर बख्श जी। सो देखो, नत्थन पीर बख्श जी जो हैं, कुछ लोग इन्हें ग्वालियर घराने का संस्थापक मानते हैं। नत्थन पीर बख्श जी को ग्वालियर घराने का संस्थापक मानते हैं। लेकिन कुछ लोग मोहम्मद खां साहब को इस घराने का प्रतिनिधित्व करता है या संस्थापक हम मानते हैं। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है कि शोध का क्या उद्देश्य है? शोध का क्या उद्देश्य है? ज्ञान में वृद्धि करना, वर्तमान ज्ञान की गुणवत्ता को सुधार कर उच्च स्तरीय बनाना, नौकरी के लिए पात्रता, मान सम्मान में लोकप्रियता वृद्धि करना। ये तो क्वेश्चन के ऑप्शंस भी ऐसे देते हैं कि कोई समझे कि अरे कैसे ऑप्शन है ना। बिल्कुल ही लेवल उसका। देखो, वर्तमान ज्ञान की गुणवत्ता को सुधार कर उच्च स्तरीय बनाना, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि हम अपना ज्ञान सुधार रहे हैं, हम अपने ज्ञान को बहुत हाई लेवल पे ले जा रहे हैं, तभी तो वो मास्टर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन जाता है ना। ज्ञान में तो वृद्धि करनी है, ये तो डेफिनेट सी बात है, तो होगी ही, लेकिन हमें उस गुणवत्ता को सुधार कर उसे उच्च स्तरीय बनाना है। केवल नौकरी के लिए तो नहीं होती ना पीएचडी, केवल मान सम्मान के लिए तो नहीं होती पीएचडी। सो द ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट है एला किसका प्रकार है? एला किसका प्रकार है? तो यहाँ मैं प्रबंध के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, संगीत में प्रबंध। आप थ्योरी लेसन्स में प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं एला के लिए। और यह प्रबंध का एक प्रकार है। एक थाट की 9 जातियों से उत्पन्न रागों की कुल संख्या है 484, 484। अब 9 जातियाँ कैसे हुई? देखो, 3 होती हैं संपूर्ण, एक होती है संपूर्ण, एक होती है षाडव, एक होती है ऑडव। संपूर्ण में क्या है? 7 स्वर, षाडव में 6 स्वर, ऑडव में 7 स्वर, 5 स्वर, माफ कीजिए 5 स्वर है ना, 7 6 5। अब इन्हीं को आपस में हम मर्ज करके इस प्रकार जातियाँ और बनाते हैं, जैसे संपूर्ण षाडव, संपूर्ण ऑडव और संपूर्ण है ना। फिर आएगी षाडव षाडव, षाडव संपूर्ण, षाडव ऑडव, फिर ऑडव संपूर्ण, ऑडव षाडव, ऑडव ऑडव। इस प्रकार ये 9 जातियाँ हो गई, 3 जातियाँ और 9 उपजातियाँ, इस प्रकार इसे कहते हैं। तो इससे कितने राग बनेंगे? 484। 2 मात्रा को 3 मात्रा में बजाने की लय को हम क्या कहेंगे? आड़। इसे कैसे हम लिखते हैं? 3/2 भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये कहेंगे हम आड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा शोध प्रकार नहीं है? ये है अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो नहीं करते ना हम केवल शोध में, केवल ऑब्जर्वेशन थोड़ी होते हैं। अगर आप केवल ऑब्जर्वेशन देखते ही रहोगे, उसे समझते ही रहोगे, कुछ लिखोगे नहीं, कुछ आगे उसे बढ़ाओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? पीएचडी थोड़ी होगी ऐसे। तो ऐतिहासिक जो यानी प्राचीन तथ्यों के आधार पर करते हैं, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हमारा शोध होता है, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल होता है, अवलोकन कोई शोध नहीं होता। विच ताल हैज 14 matras, 4 divisions of 5 2 3 4? सो दिस इज धमाल ताल। क धे ट धा आ। देखो, क धे ट हो गई 5, धा आ, अब है ना, क धे ट धा आ, ग ते ट
ट ता आ। इस प्रकार ये 5, ये 2, ये 3 और ये 4। इस प्रकार ये धमाल ताल के बोल होते हैं। नाट्यशास्त्र के टीकाकार कौन थे? टीकाकार मैं बता चुकी हूँ आपको। जब कोई ग्रंथ होता है उसके बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज ऐसी टफ है, तो उसे सरल भाषा में लोगों के लिए लिखा जाता है। उसका एक तरह से हम कह सकते हैं एक सरल रूप होता है टीका। सो नाट्यशास्त्र के टीकाकार हैं अभिनव गुप्त जी। गुणात्मक अनुसंधान सदैव आरंभ होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योजना व अध्ययन की तैयारी से। देखो, कोई भी अनुसंधान हो, ऐसा नहीं होता है कि गुणात्मक है कि मात्रात्मक है। हमेशा जो कोई भी अनुसंधान होगा वो किससे होगा? योजना और अध्ययन की तैयारी से। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे, जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, कोई भी आपका शोध शुरू नहीं हो सकता। गान क्रियोच्यते, ये वर्ण से संबंधित है। एक श्लोक है ये गान क्रियोच्यते के लिए। सो एक श्लोक है, गानः क्रियोच्यते, क्रियोच्यते, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो सकती है ना। गाना क्रियोच्यते वर्णः, गाना क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपते। पूरा श्लोक मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आपको केवल मैं आगे का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि श्लोक किससे संबंधित है। गानः क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः, यानी गाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सो वर्ण हैं 4 प्रकार के। 4 कौन से हैं? आरोही, अवरोही, आरोही, अवरोही, और है आपका स्थाई और संचारी। ठीक है, इस प्रकार के आपके ये 4 वर्ण होते हैं और ये श्लोक जो है किससे संबंधित है? वर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये हैं पुरंदरदास जी, कर्नाटक संगीत के पिता। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशविध राग वर्गीकरण किससे संबंधित है? दशविध राग वर्गीकरण संबंधित है शारंगदेव जी से। सो इनके जो दशविध राग वर्गीकरण है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया था, जैसे ग्राम राग, उपराग, राग, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, फिर आता है रागांग, फिर आता है भाषांग, फिर आता है क्रियांग, और फिर आता है उपांग। इस प्रकार ये दशविध राग वर्गीकरण है शारंगदेव जी का। इसके डिटेल में मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। ग्राम राग मतलब ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, दशविध राग वर्गीकरण। सो आप अभी यहाँ जान सकते हैं कि दशविध राग वर्गीकरण किसके द्वारा है? शारंगदेव जी के द्वारा। सो ये थे दोस्तों DU का जो सैम्पल पेपर है एमफिल के एंट्रेंस को लेके। सो तनु राय के द्वारा ये सेंड किया गया था। सो मैं इसे प्रेजेंट कर रही हूँ आपके आगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, चाहे इसके एक्सप्लेनेशंस हो, चाहे इसके क्वेश्चंस हो। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट JRF म्यूज़िक की, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही एक सैम्पल पेपर और तनु राय के द्वारा सेंड किया गया है। सो आई होप मैं कल उसे अपलोड कर दूंगी। कल से परसों तक वो अपलोड हो जाएगा। उससे भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।